तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके इसी पार्ट में पूरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोग को एनएलपी का नोट्स चाहिए, एनएलपी यूनिट 1 का नोट्स चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा एनएलपी यूनिट 1। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो है एनएलपी में कौन कौन से स्टेप होते हैं। यहाँ पे दिया गया स्टेप फेजेस या फिर लेवल ये अलग होता है, लेकिन यहाँ दिया गया है एनएलपी में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो स्टेप में आएंगे टोकेनाइजेशन, दूसरा स्टेमिंग, और यहाँ पे तीसरा स्टेप है लिमिटाइजेशन, और यहाँ पे चौथा है पोस्ट टैग POS पार्ट ऑफ स्पीच टैग, और यहाँ पे अगला स्टेप है MER यानी कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, और यहाँ पे आपका अंतिम स्टेप है चंकिंग। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 1 वर्ड टोकेनाइजेशन या फिर टोकेनाइजेशन। तो स्टेप नंबर पहला आपका है टोकेनाइजेशन। तो टोकेनाइजेशन क्या करता है, जो भी यहाँ पे वर्ड होता है, जो भी यहाँ पे सेंटेंस में जितने सारे वर्ड होते हैं उन सभी को टोकन में डिवाइड कर देता है, वर्ड को टोकन में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ राम गोज टू स्कूल, तो राम को यहाँ पे अलग टोकन में, गोज को यहाँ पे अलग टोकन में, और यहाँ पे टू को अलग, फिर यहाँ पे स्कूल को अलग टोकन में डिवाइड कर देता है। तो उसे बोलते हैं टोकेनाइजेशन, यानी कि वर्ड को टोकन में डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जावा टी पॉइंट ऑफर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, और इसको यहाँ पे टोकन में डिवाइड कर दिया। देखिए इस प्रकार से जावा पॉइंट अलग, ऑफर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, एंड को अलग कर दिया टोकन में, विंटर ट्रेनिंग। तो प्रत्येक वर्ड को टोकन में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आपका है स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या करता है, स्टेमिंग जो है वर्ड को नॉर्मलाइज करता है बेस फॉर्म में या फिर रूट फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ दिया गया है नो, मैं लिखता हूँ नो या फिर नो लिखता हूँ, तो उसको यहाँ पे बेस फॉर्म में डिवाइड करता है। यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल जैसे कि सेलिब्रेट, सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेटेड, और यहाँ पे सेलिब्रेटिंग। अब इसको यहाँ पे रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल रूट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। देखिए सेलिब्रेट, तो इसे बोलते हैं स्टेमिंग, यानी कि वर्ड को नॉर्मलाइज करके एक बेस फॉर्म में या फिर एक रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, एक सिंगल रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसे बोलते हैं स्टेमिंग। लेकिन आप लिखेंगे स्टेमिंग का डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो लिखेंगे कभी कभी जो स्टेमिंग होता है उसका जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म या फिर रूट फॉर्म होता है, इसका कभी कभी कोई सेंस या फिर कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ दिया गया एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे इंटेलिजेंट, और यहाँ पे इंटेलिजेंटली, इसको यहाँ पे एक सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दिया। इसको यहाँ देखिए इंटेलिजेंट, यहाँ टी को गायब कर दिया, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है इसका कोई मतलब नहीं बना। तो आप लिखेंगे कि स्टेमिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी जो इसका रूट फॉर्म होता है, जिसका बेस फॉर्म होता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगला स्टेप आता है, वो है लिमिटाइजेशन। देखिए स्टेमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगला स्टेप आता है जिसका नाम है लिमिटाइजेशन। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे लिमिटाइजेशन में कि लिमिटाइजेशन स्टेमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्टेमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी कि जब भी बेस फॉर्म में या फिर रूट फॉर्म में अगर यहाँ पे इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है बाय यूजिंग स्टेमिंग, तब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लिमिटाइजेशन का। तो आप लिखेंगे कि लिमिटाइजेशन में जो इसका बेस फॉर्म होता है या फिर जो भी इसका रूट वर्ड होता है या फिर सिंगल रूट वर्ड होता है, उसे बोलते हैं लेमा, उसे लेमा बोलते हैं, LEMMA। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि लिमिटाइजेशन का जो रूट वर्ड होता है, जो बेस फॉर्म होता है, उसका हमेशा एक मीनिंग होता है, एक मीनिंगफुल होता है।
यानी कि इसका जो रूट वर्ड होता है, इसका जो बेस फॉर्म होता है, इसका हमेशा कोई ना कोई मतलब निकलता है, हमेशा कोई ना कोई सेंस निकलता है। तो अभी आपने यहाँ पे प्रॉब्लम देखा स्टेमिंग में कि यहाँ पे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट और यहाँ पे इंटेलिजेंटली, इसका यहाँ पे सिंगल रूट आया था इंटेलिजेंट, जिसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी सेंस नहीं था। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया लिमिटाइजेशन। तो जैसे हमने इसका यूज किया तो तुरंत यहाँ पे टी यहाँ पे आ गया, पिछले में क्या था, टी नहीं था, यानी कि इंटेलिजेंट था। तो जैसे आपने यूज किया लिमिटाइजेशन का तो तुरंत यहाँ पे सही हो गया, इसका मतलब आ गया, यानी कि इंटेलिजेंस, इसको इंटेलिजेंट को और यहाँ पे इंटेलिजेंटली को, इसका जो भी यहाँ पे बेस फॉर्म आया, रूट फॉर्म आया, रूट वर्ड आया, वो है इंटेलिजेंट और इसका एक मतलब निकलता है। ठीक, तो ये आपका हो गया लिमिटाइजेशन। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 4, वो है POS टैग, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग। तो आप लिखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग ये है स्टेप नंबर 4, और इसका काम क्या होता है कि जितने सारे वर्ड होते हैं उसके ऊपर POS टैग लगा देना। POS यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग लगा देना, तो उसे बोलते हैं POS टैग, जिसमें आता है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने लिखा कि राहुल किल्ड ए बैट, राहुल ने एक बैट को किल कर दिया, तो राहुल यहाँ हो गया नाउन। जैसे आपने यहाँ यूज किया पोस्ट टैग, तो तुरंत यहाँ पे आ गया इसका टैग कि ये है नाउन यन। किल्ड क्या है, किल्ड आपका वर्ब है, ये यहाँ क्या है, ये आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, डी है, और यहाँ बैट क्या है, बैट यहाँ पे नाउन है। तो पोस्ट टैग क्या करता है कि यहाँ पे जितने सारे वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ड को एक यहाँ पे पोस्ट टैग प्रोवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है पोस्ट टैग का कि एक ही वर्ड का यहाँ पे 2 टैग होता है, एक ही वर्ड के यहाँ पे 2 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप लिखेंगे पोस्ट टैग का इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड का, जैसे मैं लिखा व्हाट्सअप या फिर मैं लिखा इंस्टाग्राम मी व्हेन यू आर फ्री, जब आप फ्री होते हो तो मुझे व्हाट्सअप करो। तो जो भी यहाँ पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप यहाँ पे नाउन भी है और व्हाट्सअप यहाँ पे वर्ब भी है, यानी कि यहाँ क्या हुआ कि एक ही वर्ड के यहाँ पे 2 आ गए पार्ट ऑफ स्पीच। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगला स्टेप होता है जिसका नाम है NER, यानी कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट टैग का यहाँ पे अगला एग्जाम्पल वो है गूगल। तो गूगल समथिंग ऑन द इंटरनेट ये आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे गूगल वर्ब भी है और यहाँ पे नाउन भी है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगला स्टेप आता है NER, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। ये जो है क्या करता है, उसको यहाँ पे अलग कर देता है, उस नेम को, एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो आप लिखेंगे NER क्या है, एक प्रोसेस है नेम एंटिटी को डिटेक्ट करने का। जैसे कि यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गूगल का, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि नाउन है कि यहाँ पे वर्ब है। तो जैसे आपने यहाँ पे यूज किया NER का, तो NER का जैसे आपने यहाँ पे यूज किया तो तुरंत बता दिया कि कंपनी का नाम है। आपने यहाँ पे व्हाट्सअप लिखा तो व्हाट्सअप बता देगा कि भाई ये जो है कंपनी है या फिर एप्लीकेशन है, उसको तुरंत यहाँ पे अलग कर दिया, यानी कि उसको, उस नेम को डिटेक्ट करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। उसके एंटिटी को नेम कर देना, रिकॉग्नाइज करके नेम कर देना, बता देना कि ये नाम है, ये मूवी का नाम है, ये संस्था का नाम है, ये लोकेशन है। ठीक, तो चाहे आप ये एग्जाम्पल लिखो या फिर यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो गूगल का, गूगल समथिंग ऑन दी इंटरनेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला है स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है, वो है चंकिंग। चंकिंग तो आप लिखेंगे एक छोटे छोटे या फिर एक इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, इसको ग्रुप करके एक बड़े यानी कि एक बिगर पीस ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। ग्रुप करके एक छोटे छोटे इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रुप करके एक बड़े पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बड़े पीस ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना ही उसे बोलते हैं चंकिंग। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है आरती। अब आरती क्या करती है, आरती एट दी ब्लैक टी। तो आरती यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया, एट यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया, दी यहाँ क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया,
ब्लैक यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ पे नाउन हो गया। अब इन्हीं को चंक करके एक बड़ा सेंटेंस बना देना, एक बड़े पीस ऑफ जो है वर्ड में कन्वर्ट कर देना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना बाय यूजिंग चंकिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चंकिंग। ठीक, देखिए नाउन को नाउन फेज में, वर्ब को वर्ब में, और यहाँ देखिए डिटरमिनेंट हो गया, फिर यहाँ नाउन हो गया, नाउन हो गया, तो इनको यहाँ पे आ गया, ये आपको हो गया नाउन फेज में, तो इसे बोलते हैं चंक। हमने क्या कर दिया, चंक कर दिया। इसको यहाँ पे एक छोटे छोटे इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, पीस ऑफ वर्ड को एक बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग चंकिंग। तो ये आपका हो गया स्टेप। एनएलपी में कितने सारे स्टेप होते हैं, जो कि आता है 10 नंबर का। तो एनएलपी में यहाँ पे ये सारे होते हैं स्टेप, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, फिर यहाँ पे पोस्ट टैग, पार्ट ऑफ स्पीच टैग। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगला आता है स्टेप, इसका नाम है NER, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है चंकिंग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एग्जाम पूछेगा कि एनएलपी के कौन कौन से लेवल होते हैं, या फिर पूछेगा एनएलपी के क्या क्या स्टेजेज होते हैं, या फिर फेजेज पूछेगा, तो इसका मतलब एक ही हुआ, फेजेज, स्टेजेज, लेवल। और ये क्वेश्चन दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। देखिए, तो आप लिखेंगे कि एनएलपी में 5 फेज होते हैं, या फिर 5 स्टेज होते हैं, या फिर 5 लेवल होते हैं। तो आपका पहला फेज है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, दूसरा है सिंथेटिक एनालिसिस, और यहाँ पे तीसरा है सेमेंटिक एनालिसिस, और यहाँ पे चौथा है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपका लास्ट फेज है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। अब यहाँ देखिए, स्टेज नंबर पहला, या फिर फेज नंबर पहला, या फिर पहला लेवल एनएलपी का, वो है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। आप लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या करता है, एक पर्टिकुलर वर्ड को टोकन में कन्वर्ट कर देता है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एक पर्टिकुलर वर्ड को टोकन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ देखिए, टोकन क्या होता है, टोकन जो है एक बेस फॉर्म होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का यह एक रूट वर्ड होता है, उसे बोलते हैं टोकन। तो आप लिखेंगे मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, रूट ऑफ द वर्ड, या फिर वर्ड को स्टडी करना, दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो रूट ऑफ द वर्ड या फिर वर्ड को अभ्यास करना, स्टडी करना, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। इसका एग्जांपल देखिए, यहां पे लिखा गया है ट्रूथफुलनेस। अब यहां पे जैसे आपने यूज किया मॉर्फोलॉजी एनालिसिस का, तो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर वर्ड को टोकन में डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए ट्रूथफुल, फिर यहाँ पे नेस। अब यहाँ पे तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके हैं टोकन, और यही इस पर्टिकुलर वर्ड क्या है, ट्रूथफुलनेस। इसके यहाँ पे 3 होंगे रूट, डेट इज ट्रूथफुल, और यहाँ पे नेस। अब यहाँ पे दूसरा फेज है सिंथेटिक एनालिसिस या फिर सिंटैक्स एनालिसिस। तो सिंथेटिक एनालिसिस यह चेक करता है कि दिया गया सेंटेंस सिंथेटिकली करेक्ट है या फिर नहीं, यानी कि सिंटैक्स एनालिसिस चेक करता है कि दिया गया सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या फिर नहीं है। तो इसका यूज किया जाता है ग्रामर को चेक करने के लिए, वर्ड अरेंजमेंट में, और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है सिंथेटिक एनालिसिस या फिर सिंटैक्स एनालिसिस। जैसे कि कहने मतलब क्या है, यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल कि आगरा गोज टू दी पूनम। अब बताइए, यहाँ पे कोई भी मतलब निकल रहा है, ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। आगरा गोज टू पूनम, टू दी पूनम, दिस इज दी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो जैसे यहाँ कोई भी सेंस नहीं निकला, तो इसने क्या किया, यहाँ पे सिंटैक्टिकली एनालाइजर है उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो भी यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, सिंटैक्टिकल एनालाइजर के द्वारा। अब यहाँ देखिए, अब आप लिखेंगे अगला पॉइंट, सिंथेटिक एनालिसिस एक पार्सर होता है। सिंथेटिक एनालिसिस एक पार्सर होता है। अब यहाँ पार्सर क्या होता है, पार्सर जो है, पार्सर कन्वर्ट करता है। कोई आपने उसको इनपुट दिया, तो इस इनपुट को एक पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे बोलते हैं पार्सर। यहाँ पे इनपुट नहीं लिखा गया है, आप यहाँ पे लिखेंगे पार्सर कन्वर्ट इनपुट
इन दी पार्स ट्री। तो सिंथेटिक एनालिसिस एक पार्सर होता है। पार्सर का काम क्या होता है कि दिए गए इनपुट को पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अंकिता एट दी रैट। यहाँ पे एक लड़की है अंकिता और वो जो चूहा खाती है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अंकिता क्या है, एक नाउन है, तो इसको हमने यहाँ पे नाउन के फेज में रख दिया। यहाँ पे एट क्या है, वर्ब है, तो इसको यहाँ पे वर्ब के फेज में रख दिया। दी क्या है, डिटरमिनेंट, और यहाँ पे रैट नाउन है, तो ये दोनों आ जाएंगे नाउन के फेज में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लोग बनाएंगे एक सेंटेंस, ठीक। तो आप लिखेंगे कि सिंटैक्स एनालिसिस एक पार्सर होता है। जब ये पार्सर होगा यानी कि यह इनपुट को पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपका तीसरा फेज है सेमेंटिक एनालिसिस। अब देखिए, सेमेंटिक एनालिसिस का सेम मतलब होता है, इसका मेन फोकस होता है मीनिंग के ऊपर। अभी आपने ऊपर देखा कि वो चेक कर रहा था ग्रामेटिकली सही है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से मीनिंग निकल रहा है सही या फिर नहीं। अब यहाँ पे सेमेंटिक एनालिसिस है, इसका मेन फोकस होता है मीनिंग के ऊपर कि कोई भी दिया गया सेंटेंस उसका कोई भी मीनिंग निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो जैसे हमने कोई टेक्स्ट दिया या फिर सेंटेंस दिया, अब वो जो है सिंटैक्टिकली करेक्ट है, यानी कि इसके हिसाब से करेक्ट है, लेकिन फिर भी सेमेंटिक एनालिसिस चेक करता है कि उसका कोई मतलब निकल भी रहा है या फिर नहीं, तो इसे बोलते हैं सेमेंटिक एनालिसिस। तो आप लिखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी सेंटेंस कोई भी मीनिंगफुल, कोई मतलब नहीं बना रहा है, कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, कोई भी मतलब नहीं बन रहा है, तो सेमेंटिक एनालिसिस सेमेंटिक रूल का यूज करके उसको रिजेक्ट कर देगा, उस सेंटेंस को रिजेक्ट कर देगा बाय यूजिंग सेमेंटिक रूल्स। यहाँ लिखा गया है सेमेंटिक रूल। इसी सेमेंटिक रूल का यूज करके अगर कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल, कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, तो सेंटेंस को रिजेक्ट कर देगा बाय यूजिंग सेमेंटिक रूल। तो आप लिखेंगे कि सेमेंटिक एनालिसिस इसका मेन फोकस होता है किसके ऊपर, मीनिंग के ऊपर, वर्ड के, फ्रेज के, सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर इसका मेन फोकस होता है, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एनएलपी का फिफ्थ फेज या फिर एनएलपी का लास्ट फेज, दैट इज प्रैग्मेटिक एनालिसिस। तो आप लिखेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस में यदि हम लोग टेक्स्ट को या फिर सेंटेंस को इंटर करते हैं, भले ही सिंटैक्टिकली या फिर सेमेंटिकली करेक्ट है, यानी कि इसके अनुसार सेमेंटिक एनालिसिस के अनुसार करेक्ट है और यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस के अनुसार भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आता है जो आपका प्रैग्मेटिक एनालिसिस है, यहाँ पे आता है सेमेंटिक एम्बिग्यूटी, यानी कि एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग निकलना, एक ही सेंटेंस के टू मीनिंग निकलना, एक ही सेंटेंस का दो मतलब आ रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस। एक बार फिर से देखिए, यदि हम लोग टेक्स्ट को या फिर सेंटेंस को इंटर कर रहे हैं, भले ही सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सेमेंटिकली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आता है सेमेंटिक एम्बिग्यूटी, यानी कि एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग निकलना, दो मतलब निकलना, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मुकेश लव हिज जीएफ। मुकेश अपने गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव करता है, एंड राकेश डैश टू। अब यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहा है। पहला यहाँ पे है मुकेश अपने जीएफ से बहुत ज़्यादा लव करता है और राकेश भी अपने जीएफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा मतलब आ रहा है कि मुकेश अपने जीएफ से लव करता है और राकेश मुकेश के जीएफ को भी लव करता है, यानी कि यहाँ पे दो सेंस आ गया। तब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस। तो ये आपका हो गया प्रैग्मेटिक एनालिसिस। देखिए, तो आप लिखेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस, यह जो है केवल करेक्ट सेंटेंस को जो उसके सिचुएशन को फॉलो कर रहा है उसी को सिलेक्ट करेगा, और जो उसके सिचुएशन या फिर रिक्वायरमेंट में नहीं है, नहीं फॉलो कर रहा है, उस सेंटेंस को अवॉइड कर देगा या फिर नेगलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस। जब एक सेंटेंस के दो मीनिंग निकले तब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस के। अब देखिए, तो आपने यहाँ देखा कि जो भी यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, करेक्ट सेंटेंस है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, और जो भी उस सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन को जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेंटेंस को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दे रहा है, अवॉइड कर दे रहा है।
तो सारा फंक्शन, सारा एक्टिविटी करता है रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन से, जो कि ऑलरेडी उसमें फीड होती है। तो ये आपका हो गया फेजेज ऑफ द एनएलपी, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर, और आपका पूरा एनएलपी यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, तो सबसे पहले सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।